नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एयर इंडिया की फ्लाइट में मोबाइल फटा, उदयपुर से दिल्ली जा रही थी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई। चंद्रयान 3 एक और ऑर्बिट पर गया, 3 कोशिशें और फिर चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसरो ने कहा स्पेसक्राफ्ट सही कंडीशन में है। विपक्षी एकता बैठक, 26 पार्टियां पहुंची। लोकसभा सीट शेयरिंग और यूपीए के नए नाम पर चर्चा होगी। सोनिया राहुल पहुंची। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कमाए करोड़ों रुपए, घर पर धमक पड़े आयकर अधिकारी। क्या पाकिस्तान की जासूस है सीमा हैदर? पूछताछ के लिए उठाकर ले गई यूपी एटीएस। अब समाचार विस्तार से। एयर इंडिया की फ्लाइट में सोमवार को एक यात्री की मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। फ्लाइट की तत्काल उदयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में करीब 140 यात्री सवार थे। इस घटना में यात्री चोटिल हुए हैं या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार डाबोक स्थित महाराणा प्रताप हाईवे अड्डे से दोपहर में फ्लाइट 470 ने नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। करीब 10 मिनट बाद एक यात्री के मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। इस पर विमान में सवार सभी यात्री घबरा गए। इस बीच डाबोक एयरपोर्ट पर मैसेज दिया गया कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। सारी व्यवस्थाओं के बीच विमान को एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान की लैंडिंग के बाद तकनीकी जांच की गई। इस दौरान 2-3 यात्री उतर गए। जांच पूरी होने के बाद विमान ने वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने सोमवार को चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस सक्सेसफुली पूरी की है। अब स्पेसक्राफ्ट 41,603 किलोमीटर गुणे 226 किलोमीटर ऑर्बिट में है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्ष में घूम रहा है जो पृथ्वी से सबसे करीब 226 किलोमीटर और सबसे दूर 41,603 किलोमीटर है। स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ भी नॉर्मल है। कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 तारीख को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी। 23 तारीख को ये चंद्रमा पर लैंड करेगी। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और पॉपुलेशन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। पॉपुलेशन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगी। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चंद्र की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यहाँ चांद की मिट्टी का अध्ययन भी करेंगे। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि इसमें 26 पार्टियां शामिल होंगी। वेणुगोपाल ने कहा, मीटिंग मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सोनिया और राहुल भी पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी ने आज शाम को विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज आएंगी। शरद पवार आज बेंगलुरु नहीं आएंगे, वे कल की बैठक में शामिल होंगे। पवार के साथ सुप्रिया सुले भी आएंगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की मीटिंग के एजेंट में 3 मुख्य मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव में विपक्षी की एकजुटता, दूसरा सीट शेयरिंग और तीसरा यूपीए का नया नाम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ भाजपा की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रेटेजी और उसके अकाउंट प्लान पर भी चर्चा हो। इस बैठक से तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगत मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम
चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी। अगर वो सभी विपक्षी पर अकेले भारी हैं, तो कल एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? उन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं। वे हमारी मीटिंग से घबरा गए। मीटिंग से पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, विवेक तनखा और डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वेणुगोपाल यूनिफॉर्म सिविल कोड और विपक्षी दलों के नेता के सवाल पर पत्रकारों से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मणिपुर में 75 दिनों से हिंसा जारी है, प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। सरकार चाहती है कि विपक्ष भी चुप रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता आयोग ठहराया जाना जैसे बड़े मुद्दे हैं। देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इस पर तो आप लोग सवाल नहीं उठाते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कुछ नेता आज भी आ रहे हैं, कल आएंगे और बैठक कल सुबह होने वाली है। 11 बजे बैठक शुरू होगी और शाम 4 बजे सभी पार्टियों के नेता देश को संबोधित करेंगे। लेकिन हमारी पटना बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। पहली बैठक 24 दिन पहले 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई थी, जिसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। पहली बैठक में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, देवेंद्र मुनेत्र गढ़गांव, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीएम, सीपीआई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, शिवसेना, सपा, जेएमएम और एनसीपी शामिल हुए थे। यूपी के बरेली का रहने वाला तस्लीम शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोस बनाता है और इनकम टैक्स भी भरता है। ये दावा उसके भाई फिरोज ने किया है। फिरोज का कहना है कि ट्रेडिंग हब 3.0 के नाम से उसका भाई यूट्यूब अकाउंट मैनेज करता है। उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर तस्लीम के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है, जिसमें 24 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि तस्लीम काफी वर्षों से यूट्यूब चैनल चला रहा है और अब तक 1 करोड़ रुपए कमा चुका है। यूट्यूब पर आरोप है कि उसने गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाए हैं। हालांकि इन आरोपों को उसके परिवार ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूपी के बरेली का रहने वाला तस्लीम शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोस बनाता है और इनकम टैक्स भी भरता है। ये दावा उसके भाई फिरोज ने किया है। फिरोज ने कहा कि ट्रेडिंग हब 3.0 के नाम से उसका भाई यूट्यूब अकाउंट मैनेज करता है। उन्होंने दावा किया कि उसने यूट्यूब से हुई 1.2 करोड़ रुपए की आय पर 4 लाख रुपए चुका दिए। फिरोज ने कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिससे हमारी अच्छी इनकम होती है, यही सच है। ये रेड एक सुनियोजित साजिश है। तस्लीम की मां ने भी दावा किया कि उसके बेटे पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी ओर बीते दिन बाजार नियामक सेबी ने यूट्यूब के कई चैनलों पर भ्रामक वीडियो डालकर शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की शेयर कीमतों में हेराफेरी करने के मामले में 9 इकाइयों पर लगाई गई पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया था। सेबी ने इस मामले की शुरुआती जांच के आधार पर मार्च में 24 इकाइयों को शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इनमें से 9 कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अब उसने पुष्टि कर दी है। सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि ये इकाइयां फर्जी एवं अनुसूचित व्यापार व्यवहार निषेध नियमों के तहत शुरुआती नजर में शामिल पाई गई थी। इस आदेश में जतिन मनुभाई शाह, अंगद एम राठौर, हेली जतिन शाह, देविका जतिन शाह, अशोक कुमार अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, हेमंत दुशाद और अंशुल अग्रवाल कंपनी HUF पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। इसमें 4 लोगों को सेबी ने कुछ रियायतें दी हैं। सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि मई 2022 के दूसरे पखवाड़े में शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट कंपनी के शेयरों के बारे में यूट्यूब पर कुछ भ्रामक एवं गलत वीडियोस डाले गए। इन वीडियोस में निवेशकों इस कंपनी के शेयरों में निवेश कर सलाह दी गई थी।
जानकारी के मुताबिक यूपीएसटी की टीम सादी वर्दी में सचिन के घर पहुंची थी। सीमा सुबह से ही अपने घर में मौजूद थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। इस पर घर वालों ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही है। भारतीय युवक सचिन ने प्यार में पड़ने के बाद अवैध तरीके से भारत पहुंची पाकिस्तान महिला सीमा हैदर को उत्तर प्रदेश एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ करेगी। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। वो सचिन के साथ ही रह रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम सादी वर्दी में सचिन के घर पहुंची थी। सीमा सुबह से ही अपने घर में मौजूद थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। इस पर घर वालों ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही है। सीमा हैदर पिछले 3 दिनों में मीडिया के सामने नहीं आ रही थी। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिन से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही थी। सीमा हैदर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआईएस की भी भेजी हुई एजेंट हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि वो कैसे पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और फिर किस तरह वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई और नोएडा पहुंच गई। इस मामले को लेकर पाकिस्तान में हिंदुओं में मंदिरों पर हमले हुए हैं। डाकुओं में मंदिरों पर रॉकेट लॉन्च से हमला किया है। ऐसे में एटीएस जांच करने में जुटी है और इस मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला ना फंस जाए और हो तो पूछताछ के दौरान निकल आए ताकि सवालों के जवाब दिए जा सके। इससे पहले सीमा के पति सचिन से भी पूछताछ की गई थी। अब सीमा को पूछताछ के लिए लेकर जाया गया है। पाकिस्तान में रहते हुए सीमा ने किन लोगों से बात की, किसकी मदद से नेपाल पहुंची, इस दौरान वो किस से संपर्क में थी, इन सवालों के बारे में जांच की जा रही है। टॉम क्रूज स्टार्टर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 भारत में शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने रविवार को 17.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 63 करोड़ रुपए हो गए हैं। फिल्म बुधवार यानी 12 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 12.3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि शनिवार और रविवार को फिल्म ने दोबारा कमाई की रफ्तार पकड़ ली है। फिल्म जिस हिसाब से कमा रही है, जल्द ही ये टॉम क्रूज की पिछली कुछ फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। टॉम की पिछली फिल्म टॉप गन मैवरिक ने भारत में 35 करोड़ रुपए का ऑल ओवर कलेक्शन किया था। वहीं मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट ने 80.20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। मिशन इम्पॉसिबल 7 ने पहले 5 दिनों में 63 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। अगले 2 दिनों में टॉम क्रूज की इंडिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। सिर्फ यूएस के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 640 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बात फिल्म के बजट की करें तो तकरीबन 1650 करोड़ रुपए में बनी है। भारत में हॉलीवुड फिल्म का क्रेज सालों से रहा है। अवतार और एवेंजर्स सीरीज का फिल्म ने यहाँ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म अवतार 2 ने 368.22 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके अलावा मार्वल सीरीज की फिल्मों की लोकप्रियता तो अगले लेवल की होती है। एवेंजर्स एंड गेम ने 363.22 करोड़ रुपए की कमाई की थी। स्पाइडरमैन सीरीज की पॉपुलैरिटी भी किसी से छिपी नहीं। स्पाइडरमैन ने तो होम ने भारत में 218.41 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।